अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े आक्रामक बयान आ रहे हैं। इन्हीं आक्रामक बयान के बीच उनके दो बयान जिसके बड़े राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, इस पर सार्वजनिक चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। एक बयान उन्होंने दिया था उत्तर प्रदेश की असेंबली के भीतर पिछले सेशन के दौरान, और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ। ये संदेश वो किसे देना चाह रहे थे और किस दृष्टिकोण से देना चाह रहे थे, इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। और दूसरा बयान उन्होंने कल चंदौली में दिया, जिसके लिए हमने आज ये डिबेट आयोजित की है। उन्होंने कहा कि कोई संत या योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांता इसलिए सफल हुए क्योंकि समाज को बांटने में वो सफल रहे। तो इन तीनों बातों का निहितार्थ क्या है? क्या समाज बटा? संत और योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, इसके क्या तात्पर्य हैं? और मैं नौकरी करने नहीं आया जो उन्होंने पहले बोला था, इसके क्या मायने हैं? क्या कुछ चल रहा है? और या फिर ये जो पीडीए वाला मसला चला लास्ट असेंबली इलेक्शन में, ये बीजेपी को शूल की भांति क्या चुभा है और क्या इसकी कोई काट है? आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, ये दो जो बयान जिनका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था, इन बयानों के राजनीतिक निहितार्थ और इसके मायने समझने भी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उस पर चर्चा भी करनी चाहिए। मैं इस मत का हूँ कि कोई भी बड़ा नेता, कोई भी लीडर जब कोई भी ऐसे बयान देते हैं जो सामान्य से विपरीत हो, तो ये उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उसके मायने भी समझने चाहिए कि इस बयान के पीछे का तात्पर्य क्या है। तो ये जो दो स्टेटमेंट जिनका जिक्र मैंने अभी किया, वो चीफ मिनिस्टर ने वैसे बयान क्यों दिए? अब तक के 7.5 साल के कार्यकाल में तो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आते थे। फिर इन स्टेटमेंट्स की बैक टू बैक ज़रूरत क्यों आ पड़ी? थोड़ा पीछे चलते हैं। 4 जून को नतीजे आए और ये नतीजे उत्तर प्रदेश की कहानी को बदल गए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के तौर तरीकों पर और उत्तर प्रदेश के मुद्दों को में व्यापक तब्दीली ले आए। और ये ऐसी तब्दीली थी जो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के लिए और प्रतिपक्ष दोनों के लिए बहुत संदेश देकर गई। पिछड़े और दलित समाज की जो एकजुटता इस चुनाव में अपोजिशन के ब्लॉक की तरफ दिखाई दी, बीजेपी से वो पार्ट मिसिंग रहा है। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए, वरना कोई कारण नहीं है कि 43 सीटें अपोजिशन को मिली थी। चंद्रशेखर वाली सीट भी जोड़ दीजिए तो 44 सीटें। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, एक बड़ा मामला है। और मुख्यमंत्री के इन दिनों आ रहे ये आक्रामक बयान दरअसल पिछड़े और दलितों के जो सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो गई है, उनके मर्म में यही बात छिपी हुई है। जैसे चंदौली में उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांता इसलिए सफल हुए, इसमें विदेशी को आप अलग कर दें, आक्रांता से जोड़ सकते हैं आप पॉलिटिकल लोगों को या अपोजिशन को ले सकते हैं। समाज बांट करने में सफल हुए, इसीलिए उन्होंने राज किया। तो क्या समाज अभी बट रहा है? बहनों भाइयों, समाज तो हमारे यहां पहले से बटा हुआ है, कोई इसमें दो राय ही नहीं है। एक डिवाइडेड सोसाइटी है और इस डिवाइडेड सोसाइटी के भीतर के जो मुद्दे हैं वो बड़े प्रासंगिक हैं। बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर राजनीति कर रही थी, उनमें अब डाइल्यूशन आया है। अब कंसंट्रेशन किन मुद्दों पर है? जिन मुद्दों में अपोजिशन दलित पिछड़ों की हक, हुकूक, उनके अधिकार, उनकी परेशानियां, इनका जिक्र कर रहा है, इनको मुद्दा बना रहा है और उसको उन्होंने एक बड़े आंदोलन में तब्दील कर दिया। अब ये इत्तेफाक कह लें या फैसले ऐसे कि मौजूदा सरकार के जो फैसले हैं, उन फैसलों का जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश पिछड़े और दलितों में नहीं जा पा रहा है। उसी का कारण है कि इतना बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ। अब चैलेंजेस ये हैं कि जो नवंबर के आसपास, मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर। तो ये पहला चैलेंज होगा इस सरकार के समक्ष, बीजेपी के समक्ष, कि अपोजिशन ने जितना बड़ा चैलेंज उनके समक्ष प्रस्तुत किया है, उस चैलेंज का मिलकर मुकाबला करें और किसी तरह वैतरणी को पार करें। और अपोजिशन की पूरी कोशिश होगी कि अभी बीजेपी को पार्लियामेंट में रोका है, अभी असेंबली में रोकना है। ये उनका डिसाइड है।
वो दो हाथ मिला रखा है। इधर जो बीजेपी का ब्लॉक है, इनके भीतर आयोगों में नियुक्ति को लेकर भी, मुद्दों को लेकर भी और कई बार अंतर्विरोधों की वजह से भी जो सपोर्ट एसबीएसपी और अपना दल से बीजेपी को मिलना चाहिए वो पार्ट मिसिंग है। हाल ही में 69,000 वाला मुद्दा देख लीजिए, एग्रेशन क्या था अपना दल का, बीजेपी को कई बार बड़ी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। तो इन सब परिस्थितियों का मुकाबला योगी आदित्यनाथ कैसे कर पाएंगे, बीजेपी के पास क्या प्लान है, अपोजिशन जिन मुद्दों को रेस कर रहा है उन मुद्दों का उनके पास कोई तथ्यात्मक काट है, और अगर है तो उसको वो कैसे हैंडल करेंगे, उनके पास क्या इश्यूज है, क्या वही जो पार्लियामेंट में थे या फिर कुछ नए मुद्दों के साथ आएंगे, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस हिंदुत्व, इन सारे मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ होगा। आज हम इस विषय की चर्चा करेंगे। आप वो कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। संत, योगी या साधु अगर ये बात जो कह रहे हैं तो वो खुद ही कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो रास्ता खोले किसी और के लिए। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एमएच खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, और ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में। और हम लोगों ने आज कुछ प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट बदला है, तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सबको ये नया फॉर्मेट पसंद भी आएगा। हीरो वाजपेयी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि एक संत, एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, वो किसे ये बात कहना चाहते हैं? देखिए, जब भी योगी आदित्यनाथ बोलते हैं मुझे लगता है एक ऐसे ओरेटर हैं जो तमाम बातें साफ साफ कहते हैं। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में पहले तमाम बातें कही जाती थी, चाहे वोट बैंक के बारे में, चाहे अपने कार्यों के बारे में, लेकिन उसको थोड़ा लाग लपेट के कहा जाता था। और योगी जी एक स्पष्ट वक्ता हैं, जो भी मुद्दा जिस समय होता है उसके बारे में अपनी स्पष्ट राय व्यक्त करते हैं और उनके भाषणों में उसकी झलक दिखती है। इसीलिए उनकी कही हुई हर लाइन समाचार बनती है और उसका समाज पर असर भी होता है और हमारे विरोधियों पर भी उसका असर होता है। और जहां तक बात रही चुनावी राजनीति की या व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है उसके द्वारा दिए गए भाषण की, मुझे लगता है वो मुख्यमंत्री बने ही इसलिए थे कि वो एक स्पष्ट वक्ता, हिंदुत्व के प्रखर नेता और अपनी बात जनता तक पहुंचाने का एक स्पष्ट संदेश जब से वो सांसद रहे वो देते रहे। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को पहली बार इसीलिए मुख्यमंत्री पद पर बैठाया कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से सत्ता को चलाएंगे, जो सच में योगी हैं और उनका इस लाग लपेट, इस सत्ता के पीछे भागना, लोलुपता, इन सब चीजों से वो ऊपर है। क्या मैं ये मानूं कि हाल ही में जो आपके पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे और उसमें जो बीजेपी की हार हुई थी यूपी की, ये बयान उसी हार की पीड़ा है? देखिए, चुनाव में हार और जीत लगी रहती है। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने कई चुनाव हमने जीते हैं और जहां तक पहले लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन दूसरे चुनाव की जो बाधा थी वो उनके नेतृत्व में हमने पार की और अच्छी खासी संख्या से पार की। जहां तब भी मीडिया के तमाम हमारे मित्र, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ कहते थे कि योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार में नहीं आएंगे। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि 2027 में मैं कहता हूं कि 2027 में हम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीसरी बार जो संख्या वर्तमान है उससे ज्यादा संख्या में आएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर है,
केवल समाज के लिए काम करना चाहता है, जनता के लिए काम करता है, डिलीवरी देता है। और ये जो तत्व है जो कहते हैं कि आजकल राजनीति तो कुर्सी के लिए होती है, राजनीति सत्ता के लिए होती है, उससे वो ऊपर है, उसको कई बार काट करते हैं। और कई बार जिस वोट बैंक की बात होती है उसको भी वो स्पष्ट संदेश देते हैं, वो इधर उधर नहीं रखते। वो कहते हैं जो हमें वोट देता है वो हमको वोट दे, जुड़कर वोट दे, और जो वोट नहीं देता है वो भी सामने है जनता के, वो जान ले कि कौन वोट भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए देता है, वो एक होकर हमें वोट दे। यही बात हम लोग लाग लपेट कह के कहते हैं सामाजिक जीवन में, चैनलों पे बैठ के, वही बात योगी आदित्यनाथ साफ सुथरी तरीके से कहते हैं। और मुझे लगता है उनकी डिलीवरी को जनता पसंद करती है। भाई सुरेंद्र राजपूत यहाँ बैठे हैं, उनको इस बात की तकलीफ है और वो ये चाहते हैं कि आप इस पर अपनी सफाई प्रस्तुत करें। उनका ये मत है कि योगी जी पार्टी को ये संदेश देना चाहते हैं। देखिए, मुझे ये सुरेंद्र राजपूत जी किस नजरिए से देखते हैं वो नजरिया हो सकता है, दूसरों की पार्टी में देखने झांकने से पहले अपनी पार्टी में देखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो कांग्रेस एक पुरानी पार्टी रही है, तमाम झंझावातों से उबर कर वो किसी सही रास्ते पे चल रहे हैं। पहले अपने मसले सुलझाकर तब भारतीय जनता पार्टी में योगी जैसे नेता पर ध्यान लगाना कोशिश करें। मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी एक बहुत प्रखर प्रवक्ता है और वो सोच जो रखते होंगे वो अभी उनके बयान में सामने आएगी। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं सुनील साजन जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। सुनील जी, स्वागत आपका। आप चीफ मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट, या जो दोनों स्टेटमेंट अभी हमने दिखाएं, इसके आप क्या राजनीतिक मायने निकालते हैं? क्या कोई प्रॉब्लम चल रही है बीजेपी के भीतर, या मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी में, या फिर आपको कोई संदेश देना चाहते हैं? ये सच है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संदेश देना चाहते हैं, लेकिन वो संदेश किसके लिए है? अगर आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, योगी जी की, तो दो बयान आप चला रहे हैं जिस पर हम सब लोग डिबेट कर रहे हैं और आपके करोड़ों दर्शक उसकी समीक्षा करेंगे। एक तरफ उन्होंने बयान दिया विधानसभा के अंदर कि हम किसी की नौकरी करने नहीं आए, और एक तरफ वो बयान दे रहे हैं कि कोई भी संत या कोई भी योगी किसी का गुलाम नहीं हो सकता है। तो आप सोचें ना कि आखिर ये बात क्यों कहनी पड़ रही है। वो संदेश साफ है कि एक योगी मुख्यमंत्री एक फकीर को ये संदेश दे रहे हैं कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। दरअसल ब्रजेश जी है क्या, कुछ हो रहा है जो दिख नहीं रहा है। कहाँ हो रहा है? लेकिन हो बढ़ा रहा है। कहाँ? भाजपा में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। कैसे, थोड़ा डिफाइन करो। वो इसलिए कि जिस तरीके से पीडीए ने पूरी भारतीय जनता पार्टी की गर्मी शांत कर दी, वो दिल्ली वाले हों, उत्तर प्रदेश वाले हों, तो अब वो जो पीडीए से गर्मी निकाल रहे थे पिछले 7 सालों में, अब वो आपस में गर्मी निकाल रहे हैं कि कौन किसकी गर्मी शांत कर सकता है। ये थोड़ा आपत्तिजनक शब्द नहीं है? अगर आपत्तिजनक शब्द है तो हम वापस ले लेंगे ये, लेकिन शब्द वो हैं। गर्मी निकालने का मतलब थोड़ा दूसरे तरह लिया जाता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नफरती बोल बोलते हैं, असंवैधानिक बोल बोलते हैं। गर्मी शांत कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, गाड़ी पलटवा देंगे, दिमाग ठीक कर देंगे, ये वो बोल रहे हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। माननीय योगी जी ने संविधान की शपथ लेकर के इस तरीके के बयान, अच्छा जब वो बोले कि हम गर्मी शांत कर देंगे तब नहीं, इस पर भी नहीं, गलत है, गलत नहीं बोलना, क्योंकि हमारे यहाँ इसको थोड़ा दूसरे संदर्भ में लिया जाता हुआ है। क्या ब्रजेश जी, पीडीए ने उनकी गर्मी शांत कर दी, बीजेपी की गर्मी शांत कर दी। तो जब गर्मी शांत हुई है तो गर्मी कहीं बढ़ी है आपकी तरफ, दिल्ली में बढ़ी। तो जब दिल्ली में गर्मी बढ़ी है तो जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, तो कोई तो है जो ये एहसास करा रहा है कि आप हमारी कृपा पर हैं। तो आप इनके यहाँ ताक झांक कर रहे हो, इसका मतलब? हम ताक झांक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और विपक्ष में हैं, तो सरकार क्या अच्छा कर रही है। देखो, दलितों पिछड़ों के लिए कितना तो काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक, रोज तो मैं उद्घाटन देखता अच्छा हूं, काम कर रहे हैं, डेली नियुक्ति पत्र वगैरह बट रहे हैं, खान साहब बता रहे थे। ठीक बात है। अगर वो अच्छा काम कर रहे होते तो आप सोचिए, एक सरकार को
हाई कोर्ट इलाहाबाद की डबल बेंच ने फटकार लगाई कि आपने ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया, ओबीसी का आरक्षण खा गए, दलितों का आरक्षण खा गए, आरक्षण घोटाला कर लिया। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि हम योगी हैं, योगी के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा है, योगी वही हो सकता है जो भेदभाव न करे, जाति न देखे, ये न देखा कि पिछड़ा है कि अगड़ा है कि दलित है, अमीर है कि गरीब है। आप पिछड़ा देख करके उनकी नौकरी खा रहे हैं, दलित देख करके आप उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, आप उन पर बुलडोजर चला रहे हैं, आप धर्म देख करके नफरत की बात बोल रहे हैं। अरे मना भी तो नहीं किया 69,000 वालों को, कहा सबके साथ इंसाफ होगा। यही कहा कमाल ना है, खान आप साहब। एक तरफ हमको, और आज केशव जी से भी वो लोग मिले, उन्होंने भी कहा भरोसा दिया है। अच्छा, तो भरोसा तो बीजेपी दे ही रही है, हम्म, हम कह रहे हैं भरोसा मत दीजिए। अरे उनका हक है, हक दीजिए, भरोसा क्या दे रहे हैं? और ये कोई कृपा करेंगे क्या? अगर नौकरी दे देंगे तो क्या कृपा करेंगे? ये हक है ओबीसी का और दलित का। वो तो अभी माननीय न्यायालय में गए हैं, वरना सड़क पर लड़ करके इनको हटा करके ले लेंगे। अरे ऐसे कैसे? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, या तो आपको न्याय न्यायालय से मिलेगा या समाजवादी सरकार में मिलेगा। यही ओबीसी एससी के नौजवान भाई बहन, अगर इनको नौकरी नहीं मिली जी, तो दिल्ली वाले पहले हटाएंगे तो हटा लें, नहीं तो हम लोग तो 27 में हटाने जा रहे हैं। 2024 में इसी पीडीए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है। इसी उत्तर प्रदेश में हम धन्यवाद। लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे 27 में। बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। आप क्या इसके राजनीतिक निहितार्थ निकालते हैं जो चीफ मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट है? इन दिनों वो धारा के विपरीत कुछ बातें बोल रहे हैं जो सामान्य तौर पर 7 साढ़े 7 साल इस तरह के शब्दावली का या ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि ऐसे बयानों का क्या राजनीतिक मायने हैं? आपको क्या लगता है? ब्रजेश भाई, वो कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। आजकल आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। तो योगी जी की कीमत दिल्ली और गुजरात वाले लोग जो चाहे रखें, लेकिन योगी जी बता रहे कि भाई मैं अनमोल हूँ, मेरी कीमत है, मेरे को हीरे की जगह रखो, खीरे की जगह मत रखो। आप बात समझिए। आप किधर से हो आज? है तो आप नहीं, हम तो जनता की तरफ से हैं, आप समझिए इस चीज़ को। तो आप एक बड़ी स्पष्ट रूप से देखिए, अभी योगी जी से हम बड़ा सहमत हैं आज। अच्छा, हाँ, उन्होंने एक बात कही आप कि पारा तो नहीं बता रहे। सुनिए। उन्होंने कहा कि साहब बटोगे तो कटोगे। तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल योगी जी, बिल्कुल आपने सही कहा महाराज कि हम बट रहे थे इसीलिए कट रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमको ठाकुर बामन में, अगड़े पिछड़े में, दलित में, क्या नाम, दलित पिछड़े में, हिंदू मुसलमान में बांट रही थी और उसके बाद हमको काट रही थी। नहीं, और हम हिंदू लोगों ने मुसलमान किया की क्या? बात करते सुनिए हैं, ना, ठाकुर की बात अरे, नहीं और करते। उन्होंने लेटरल एंट्री क्या है? ठाकुर बामन की जो लड़ाई है सीएम ऑफिस से लेकर पीएम ऑफिस तक, ब्रजेश भाई आप ही पावर कॉरिडोर चलाते हो, हम तो नहीं चलाते। हमारे पास कार्यक्रम चलाते हैं, कॉरिडोर नहीं चलाते। अरे कॉरिडोर भी चलाते हो कार्यक्रम के जरिए, आप ऐसे ना बोला कीजिए। अब तो हमारा समय मत खाइए। ठीक है, तो आप जो पावर कॉरिडोर चलाते हैं ना, वहां पर संजय मिश्रा जी को दिल्ली वाले तो 3 बार देते हैं एक्सटेंशन, यहाँ के दुर्गा शंकर जी को दिल्ली वाले 3 बार देते हैं एक्सटेंशन, और योगी जी के आदमी को किसी को बेचारे को 2 बार भी नहीं देते, 1 बार भी नहीं देते। उसको कार्यवाहक मतलब उसको फुल टाइम डीजीपी भी नहीं बनाते। आप इस चीज़ को तो मानते हैं ना? तो ये जो अगड़ा पिछड़ा, ठाकुर बामन, दलित मुस्लिम, ये सब ये जो कर रहे हैं, हम बिल्कुल मानते हैं कि भैया हम अगर बट गए थे इसीलिए कट गए थे, अब हम बांटेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बांटेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप कटेगी। भारतीय जनता पार्टी एक रहेगी योगी जी के नेतृत्व में, एक रहेगी मोदी जी के नेतृत्व में, एक भारतीय जनता पार्टी रहेगी शाह जी के नेतृत्व में, एक हमारी भारतीय जनता पार्टी स्टूल पे बैठी होगी, तो हमारी एक भारतीय जनता पार्टी किसी कुर्सी पे बैठी होगी। तो जब भारतीय जनता पार्टी इतने हिस्सों में खंड खंड बटेगी और कटेगी, तब इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से यहाँ पर कानून का राज लाएगा, यहाँ पर क्या नाम आरक्षण का राज लाएगा, यहाँ पर लोकतंत्र लाएगा, यहाँ पर संविधान का राज लाएगा। पर तो मुझे योगी- अचरज है, बीजेपी ने ऐसा गेम रचा जी। कि आज सुरेंद्र राजपूत
योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़े हैं। भाई आप मुझे बताइए, अगर योगी सरप्राइज। सुनिए ना, योगी जी की नसीहत हम अब पता नहीं अब किसके समर्थन में, तो आपका आज सर आपकी जो दिल की भावना है सुनिए तो, उसको अरे सर आप हमारा समय खा रहे हैं। मैं दूंगा समय, एक्स्ट्रा दे दूंगा। हाँ, इतना बोलने का। आपको मैं बताऊं, क्योंकि खान साहब की रिकमेंडेशन थी इसलिए बोले। आपको मैं बताऊं आपसे कि जो योगी जी ने आज काम किया, तो हम मान रहे हैं इस गवाही बात को, ले लो। हम मान रहे हैं इस बात को, और सुनील भाई भी मान रहे हैं इस बात नहीं, को वो नहीं मान कि रहे। अगर हम ना, बटेंगे ना। तो हम कटेंगे। नहीं सर, और अब आपकी हम भावना से वो बांटेंगे जुड़े इनको, नहीं। अब हम बांटेंगे इनको, और उसके बाद ये खंड खंड होंगे। दूसरा आप एक चीज और देखिए, इन्होंने कहा कि भैया संत हैं, महंत हैं, सत्ता के हम गुलाम नहीं हैं। तो भैया सत्ता के मालिक भी तो नहीं हो। क्यों, चीफ मिनिस्टर हैं? अरे आप सेकंड टर्म चीफ मिनिस्टर हैं। सेकंड टर्म नहीं, आप थर्ड टर्म चीफ मिनिस्टर हो जाओ। आपको अगर ओम प्रकाश राजभर को गुलामी करके आपको मंत्री बना देना पड़ रहा है, तो पिछड़े समाज आप का लीडर है, पिछड़े समाज का आप देखिए ना, आपको उनको चुनाव वो दारा सिंह चौहान, क्या नाम था उसका, दारा सिंह चौहान था ना आपके यहाँ का, उसको मंशा के विपरीत वो बना देना पड़ रहा है। तो आदरणीय योगी जी, इससे ज्यादा ये बात अपने आप सच है कि आपकी इज्जत मठ में, इसको कोई दो राय नहीं। अमित शाह जी जैसे लोग, गुजराती लॉबी आपको नहीं रहने देना चाहती है, लेकिन आप लड़िए। पर बीजेपी तो बंटवारे में सफल है, आपका विचार बदल दिया। नहीं, हमारा नहीं बदला। हम तो कह रहे हैं योगी जी की नसीहत मान रहे हैं, तो कह रहे हैं ना कि हम तो कह रहे हैं कि आपने जो बात कही थी, हम आपकी बात मानेंगे, हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम आपको बांटेंगे, आपको खंड खंड करेंगे। काटेंगे कहेंगे तो हीरो वाजपेयी मुकदमा करा पर देंगे। आज हीरो वाजपेयी कम समय चाहेंगे, क्योंकि उनका बहुत काम आज आपने आसान नहीं, कर दिया। हमने कोई काम सर आसान नहीं किया। हम तो सच बात पूछ रहे हैं योगी जी से कि योगी जी आपकी नसीहत को हम मान रहे हैं। योगी जी आप पिछड़ों के लिए कब काम करेंगे? योगी जी आप क्या नाम, कब 1 लाख जो नौकरी आज आप पुलिस वालों की कह रहे थे, कब देंगे? आरओ की परीक्षा आप योगी जी आप कब कराएंगे? अब योगी जी आप महंगाई से निजात कब दिलाएंगे? अब सर ये तो ठीक है ना, योगी जी वो जो स्टूल का जो आप आपने कह गए शुरू में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल कही। आप उठा के देखिए। हमने तो फिर से कहता हूं कि योगी जी की नसीहत हम मान रहे हैं, हम बटेंगे नहीं, अब कटेंगे आज नहीं, आपका हम बयान बांटेंगे। हीरो वाजपेयी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चलाना चाहिए। अरे सोशल मीडिया क्या ना प्लेटफॉर्म में हीरो जी भी चलावे, योगी जी भी चलावे, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमारा बयान तो ऐसी सार्वजनिक है। मोहब्बतें छिपी हुई आज पहली बार दिखी। ये देखिए, और सुनील साजन भी हैरान है। और सुन लीजिए आप एक बात और हम आपको बता दें। आज ये इस बार तो हम लोग खेलना किधर? इस बार तो हम 43 आए, अब की तो इनको किया हाफ, अगली बार करेंगे साफ। ऑलराइट, एमएच खान साहब को डिबेट में लाया जाए। खान साहब शुक्रिया आपका। आपको क्या लगता है कि चीफ मिनिस्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए ब्रिजेश जी, मैं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा, जो डिबेट का मूल आपने रखा है उसी पे बोलूंगा। अरे मैं जाने भी नहीं दूंगा, चिंता मत करो। नहीं, बोलो आप मैं बोल रहा हूँ। देखिए, योगी जी अगर कह रहे हैं कि योगी संत महंत कुर्सी के लिए लालायित नहीं रहता है, तो 7 साल से क्या कर रहे थे ये? 7 साल से क्या कर रहे थे ये? कुर्सी पे चिपके थे फेविकोल की तरह से। क्यों, जनता ने चुना है आपको? अरे कोई चुना है तो एहसान क्यों थोड़ी कह रहे हैं वो? आपको तो कह भी तो रहे हो। चुना ही थे चीफ मिनिस्टर। अभी तो कह भी तो रहे कि हम कुर्सी के लिए नहीं आए हैं, हम नौकरी करने नहीं आए हैं। तो जाओ मठ में भाई अपने, क्या बात है? यहाँ क्या कर भाई रहे हो? जनता ने चुन को बिठाया है ना। तो जनता ने चुन के बैठाया है, तो बोल क्यों रहे हो आप ये बात कि हमको चाहिए नहीं? राजा रामचंद्र जी को मानते हैं, ये भगवान रामचंद्र जी को कोई मानते हैं? जबरदस्ती बिठाया क्या मैं उनको? कह रहा हूं अपने आप को झूठ बोल रहे हैं वो। अब मैं कह रहा हूं आपसे, हैं? वो झूठ बोल रहे हैं कि हम बैठे हैं और दूसरा नहीं बैठने दे रहा है। भगवान राम को मानते हैं, 14 साल के लिए वनवास में गए थे। तो पिता ने कहा था तब गए थे ना। शासन छोड़ा था ना। भगवान बुद्ध भाई, क्या योगी को करते? पार्टी ने कहा भगवान बुद्ध मुख्यमंत्री। ने क्या किया? भगवान बुद्ध राजा थे, भलाई के लिए छोड़ दिया शासन, अपना शासन छोड़ दिया। ये क्या कर रहे हैं? ये बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अरे सीधे जाओ गोरखपुर यार, यहाँ का रखा है। आप लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें नहीं हरा पा रहे, हम इसलिए आप ऐसे लोकतांत्रिक तरीके की आप बात चाहते नहीं हैं कर कि रहे। वो हट जो ही जाए। आप कह रहे हो नमस्ते, तो मैं भी कर रहा हूं नमस्ते। आप जो कह रहे हो उसी पे मैं बोल रहा हूं, अलग नहीं बोल रहा हूं मैं। तो किसको ये योगी संदेश दे रहे आदित्यनाथ, हैं? हैं? वो संदेश किसको दे रहे हैं? ये दे रहे हैं हाईकमान को, ये अपने हाईकमान को संदेश दे रहे हैं। क्या? देखिए मैं फिर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। आपको याद होगा कि हिंदू युवा वाहिनी चलाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। थे, अब नहीं, अभी भी चल रही है, पर वो नहीं चला। अभी पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। उस वक्त गोरखपुर में एक बाई इलेक्शन हुआ था, जिसमें अग्रवाल साहब को इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के नाम से खड़ा किया।
पुरानी बात है ये। नहीं, पुरानी बात क्यों करेंगे? नहीं, नई बात कहां से आ जाएगी? नई बात भी पुरानी बात में आती है ना। मैं वो कहना चाहता हूं कि बीजेपी कुछ नहीं कर सकती इनका। जब उन्होंने उसके टिकट पर शुक्ला जी जब बीजेपी से लड़े तो योगी आदित्यनाथ जी ने अग्रवाल जी को लड़ा के जिता के भेज दिया। अब बीजेपी की केंद्रीय समिति या स्टेट समिति कुछ नहीं कर पाई। और देखो शुक्ला जी आज गवर्नर हैं अब और शुक्ला जी आज अग्रवाल जी गवर्नर मुझे हैं। अभी बता रहे थे सुरेंद्र जी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अब देखिए ना, वही बात है ऐसे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे ना, राष्ट्रीय इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। और कई राज्यों के प्रभारी महासचिव भी। ये योगी जी का, लेकिन मैं यही कह रहा हूं बीजेपी वाले योगी जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे, आज भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये वो ललकार ये रहे हैं। संदेश किसको ललकार रहे हैं ये भाई? ललकार रहे हैं हाईकमान को कि क्या? देखो बार बार तुम हमको कभी कह देते हो कि ओम प्रकाश राजभर को बना दो, कभी कि फलाने को बना दो। हम नहीं सुनेंगे, अरे हम लेके आएंगे अपनी सबका सरकार। साथ सबका विकास, आप कैसे नहीं बात- नहीं, सबका साथ किसी उसमें भाषण में, अब कभी किसी मीटिंग में एक बात बता दीजिए मुसलमान कहा हो। तो पहले तो आप पसंद करते थे आप कि बताइए भाई ना, बताइए कब कहा मुसलमान? एक शब्द बता दीजिए जो संविधान कौन की सी ऐसी कसम- योजनाएं हैं जिसमें मुसलमानों को फायदा नहीं मिल रहा है? अरे कमाल कर दिया आपने, कहा फायदा मिल रहा है, क्या चीज मिल रहा है, कितने डीएम है, यही तो पूछ रहा हूं, बताओ कितने एसपी हैं, यादव कितने एसपी हैं, बैकवर्ड कितने एसपी डीएम हैं, दलित कितने एसपी डीएम हैं, बताएंगे? कोई गिनती एक जात बिरादरी को लेकर के सब जगह चर्चा चल रही है। मैं नहीं कहना चाहता हूं, एक जात बिरादरी को लेकर चर्चा आम है। इसी बिरादरी का आदमी एसपी होगा, इसी बिरादरी का डीएम तो होगा। भाई आपकी कम्युनिटी में होंगे अधिकारी मेरिट वाले, तब तो पोस्ट करेंगे। क्यों नहीं मेरिट वाले हैं? इनके मेरिट वाले हैं, हमारे मेरिट वाले नहीं है। अरे साहब, अरे मुझसे क्यों लड़ रहे हो भाई? मैं तो हमारे मेरिट वाले नहीं है, इन्हीं के मेरिट वाले हैं खाली। अरे हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमारा मेरिट ये है कि हमने हमारे तो सब आप ही को दे हमारे दें क्या? बड़े बुजुर्ग जो है इस धरती में लेटे हुए हैं, हम यहाँ का नमक खाए हैं, हम यहाँ से गद्दारी नहीं कर सकते। ये कहते हैं गद्दार हो, ये कहते हैं गद्दार हो। शिमला बना नहीं, देंगे। कभी नहीं ऐसा कहा, कैसी अरे बात है? कहा क्यों नहीं कहा? कहा शिमला बना देंगे, हाँ। शिमला बना देंगे। हाँ? अरे आप क्या शिमला कहा था? बना दोगे, शिमला बना दोगे आप? कब काहे मई जून में शिमला बना दोगे आप? अरे समाल कमाल है ये तो हाँ। अब ये जाना हम नहीं जानते, हम तो बात वही कुछ इनका क्या है आज राजपूत जी का? एकदम गजब करके रखा हुआ। शिमला क्यों? क्यों बनाओगे आप भाई? आप प्रशासक हो, मुख्यमंत्री हो, प्यार से बात करो, कानून की बात करो, संविधान ऐसा है की बात खान करो। साहब जो जैसे समझेगा संविधान उसको की बात वैसे करो। समझाते हैं। नहीं नहीं, आप संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। संविधान की कसम खाइए, जो भी मेरे पास आएगा, जिस जात बिरादरी का आदमी आएगा, उसका भला तो करूंगा। आपको क्या लगता है कि कुछ चल रहा है क्या बीजेपी में? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हाईकमान को इनकी घंटी है कि देखो हमको हिलाना मत, हम इसीलिए आपको। अच्छा, जो बात बीजेपी वालों को नहीं पता वो आप लोग को कैसे पता रहती है कि अरे कुछ चल रहा है? ये भाषा कोई है, ये भी भाषा कोई है कि संत कभी कुर्सी से चिपका नहीं रह सकता है, तो कुर्सी से चिपका नहीं रह सकता है। तो 7 साल से कल क्या रहते, 7 साल के पहले क्या कर रहे थे? पार्लियामेंट में रोए क्यों कि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम पार्लियामेंट का इस्तीफा देकर चले जाएंगे? कहा था कि नहीं कहा? तो आपके हिसाब से प्रॉब्लम है बीजेपी के भीतर? बिल्कुल ये बयान प्रॉब्लम उसी है। का परिणाम हाँ है। बिल्कुल। ऑलराइट, ब्रजेश शुक्ला जी को स्क्रीन पे लाया जाए। ब्रजेश जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बड़ा राजनीति में अनुभव है उनका। ब्रजेश जी आपका धन्यवाद। जब आप इन बयानों को सुनते हैं जो असेंबली में दिया गया या चंदौली में चीफ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया, क्या आप इसको अनयूजुअल स्टेटमेंट मानते हैं या फिर ये सामान्य तरीके से दिया गया एक आक्रामक भाषण? देखिए ब्रजेश जी, अब तक वो ऊपर करीब काफी आक्रमण हो रहे थे, पार्टी के अंदर ही हो रहे थे, आप देख रहे थे, काफी उनको हटाने का प्रयास हो रहा था और ये बाकायदे पार्टी के अंदर बयान आ रहे थे। अब स्थिति ये हो गई है कि उन्हें अब पार्टी ने कह दिया है कि साहब आपको करना है, आपके हिसाब से चलेगा, और इसके बाद वो अपने ढंग से फील्डिंग सजा रहे हैं, अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, अपने ढंग से। लेकिन उसमें एक चीज और है, वो ये है कि वो एक चेतावनी भी देते रहते हैं, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो और विपक्ष को भी बताते रहते हैं कि साहब ये स्थिति है और आम लोगों पर इसका बड़ा असर होता है। अब आप जब जाएंगे तब पता चलेगा कि बाहर जाते लोगों से बात करने पर ये जो असर है कि साहब संत का है, उनका तो
जो नेगेटिव बात कही जाती है कि साहब उनके बेटे हैं, शादी हुई है, वो समाज के अंदर उसका बड़ा असर होता है जाकर के, उसका बड़ा असर है। ये कह लेंगे, ये क्या बेईमानी करेंगे साहब, ये तो एक पतलून पहनते हैं, एक कोपीन पहनते हैं और सफेद भगवा वस्त्रधारी हैं, तो उसको बार बार वो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि साहब मेरा मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ले जा सकता मतलब वो अपने को ये दिखाते हैं कि वो सत्ता से डिटैच्ड हैं, सत्ता है या नहीं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, एंड ही इज ए मॉन्क, वो एक साधु हैं और एक योगी हैं और उन्हें बहुत ज्यादा इससे कंसर्न नहीं है, कोई चिंता नहीं, सत्ता का मोह नहीं है। हाँ, हमें कोई क्या चिंता है, और हमको क्या है, हमको तो मठ में चले जाएंगे, मठ में ज्यादा मेरा उतना ही रुतबा है जितना यहाँ पर है, मेरा क्या तो है। ये मैसेज वो किसको दे रहे हैं, अपोजिशन को, जनता में कोई संदेश, या फिर अपनी पार्टी में दे रहे हैं? अपनी पार्टी को भी दे रहे हैं कि साहब मुझे हटा के आप क्या कर सकते हैं, ठीक है बैठ चला जाऊंगा, लेकिन उनको हटाना इतना आसान नहीं है ब्रजेश जी। स्थिति यह है कि बड़े लोकप्रिय हैं, अभी भी आप लोगों के बीच जाएंगे तो पता चलेगा, लोकप्रियता में उनका कोई जवाब नहीं। बीजेपी की वर्तमान लीडरशिप जो उत्तर प्रदेश की है, तो ये साबित करना चाहते हैं, और ये बाकायदा इनका केंद्रीय नेतृत्व सब अच्छी तरह समझता है कि यहाँ अभी फिलहाल उनका कोई नहीं, इसीलिए उनसे कह दिया गया आप अपने ढंग से काम करें। तो वो एक तीर से 3 निशाने कर रहे हैं एक साथ। एक, नेतृत्व को भी आगाह करते रहते हैं, विपक्ष को भी बताते रहते हैं कि क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे, और तीसरा जनता भी बताते हैं कि मेरा क्या, एक फकीर का हो क्या सकता है, मैं मठ में चला जाऊंगा, मैं कुछ बेईमानी नहीं कर सकता, एक कोपीन पहनता हूं, इसके अलावा मेरा क्या। इसका मतलब एक क्लोज कंपटीशन है बिटवीन फकीर एंड योगी, बहुत ज्यादा, जो ये अभी सुनील जी भी ये बात बोल रहे थे। ये समाज में यदि हम लोग जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग विरोधी भी उनके कहते हैं कि साहब हाँ ठीक है, लेकिन बेईमान नहीं है, बेईमानी अंदर नहीं है उनके। अरे उनको तो एक वस्त्र पहनना है, तो जो चीज आम लोग कहते हैं उसको और मजबूती से उभार के सामने ला रहे हैं कि मेरा क्या, मैं तो एक कोपीन पहनता हूँ, भगवाधारी हूँ, मेरा कुछ नहीं होता, बिगड़ना है। तो ये हाल ही एक चीज और ब्रजेश जी मुझे बताइए, हाल ही में जो 2024 इलेक्शन के जो परिणाम आए, समाज बटा, ये बार बार बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, ये कौन सा समाज बट गया है? देखिए ये जो बात कह रहे हैं वो विपक्ष को टारगेट करके कह रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं, वास्तव में ये बीजेपी के तमाम उसमें रहा। मेरी अटल जी से एक बार बातचीत हो रही थी, उनका इंटरव्यू मैंने किया था, तो उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद गोरी से युद्ध हो रहा था तो जितने लोग भीतर मैदान में लड़ रहे थे उससे 3 गुना लोग बाहर तमाशा देख रहे थे। तो ये समाज बटने वाली बात कर रहे हैं कि समाज बटा है। वो एक, अब वो सफल होते हैं नहीं सफल होते, लेकिन लोगों को बताना चाहते हैं कि चूंकि बट गए हो तो मतलब इनको वोट न दें तो लोग बटा हुआ ये मानेंगे। हाँ, बस ये है, ये कौन सी बात हुई? वास्तव में भाई किसको वोट दे जनता तय करेगी। ब्रजेश जी ये तैयारी उपचुनाव की नहीं है, ये तैयारी 2027 की शुरू हो चुकी है, और इसको समझना होगा, ये उनकी रणनीति है और इसमें वो गति देते चले जाएंगे। धन्यवाद ब्रजेश जी, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। वीरेंद्र जी भी इस डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि इस तरह के बयान जो चीफ मिनिस्टर के आ रहे हैं, ये थोड़े अनयूजुअल स्टेटमेंट हैं पॉलिटिकली, आप इनके मायने क्या तलाशते हैं और आपको क्या लगता है कि ऐसे बयान वो आजकल क्यों दे रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कुर्सी का, गद्दी का, सत्ता का मोह किसे नहीं होता है। ये अलग चीज़ है कि हमारे देश में हम लोग संत समाज का, साधु महात्मा का, पीठाधीश्वर का हम लोग सम्मान करते हैं, चूँकि वो धर्म गुरु के तौर पर हमारे यहाँ पर स्थापित हैं। और जब कोई धर्म गुरु योगी जैसा हो और जो भगवा धारण करने के साथ साथ हिंदुत्व का एक बड़ा नायक बन चुका हो राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी बहुत लोकप्रियता हो, तो स्वाभाविक है कि वो सत्ता को भी संभाल सकते हैं, वो धर्म की सत्ता को भी संभालते हैं। लेकिन जो जितने बड़े पद पर बैठा होता है उसके लिए पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर उतने ही बड़े
षड्यंत्र भी होते हैं, धमाके भी होते हैं, साजिशें भी होती हैं। ये हर राजनेता के साथ होता रहा है, चाहे वो संत हो या पूरी तरह से पॉलिटिकल व्यक्ति हो। योगी महाराज भी हैं, हिंदूवादी नेता भी हैं और पीठाधीश्वर हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर भाजपा की ओर से देखा जाए या यूपी के सीएम के तौर पर देखा जाए तो वो सबसे अधिक समय तक लगातार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो पारी तो उन्होंने पूरी खेल ली है और आगे वक्त में उनके सामने कोई ऐसी चुनौती नहीं है कि उनको ये कहना पड़े कि मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ, मैं झोला उठा के चल दूंगा और मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है। भाषण में ये पहली बार आया है, 2 बार, लेकिन औपचारिक बातचीत में उन्होंने कई बार ये बातें कही हैं। अब आप इसको एक स्पष्टवादी नेता के तौर पर देख सकते हैं या कुछ पार्टी के भीतर चल रहा है अंदर खाने, उसके तौर पर, उसके प्रकटीकरण के तौर पर भी आप देख सकते हैं जी। लेकिन ये साफ है कि यूपी में 2 बड़े नेता हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। अगर योगी भाजपा के पास आज की तारीख में ना होते तो अखिलेश भाजपा को बहुत आसानी से परास्त करके अब तक सत्ता हासिल कर लेते। तो योगी लोकप्रियता के मामले में काफ़ी ऊंचे पायदान पर हैं और बीजेपी के सामने बार बार ये बात आती है कि उनको हटाना या उनको यहाँ से कहीं और भेजना बहुत रिस्की है। उनके हटते ही यूपी में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें कोई ये वो संदेश किसको बार बार देते हैं? इस तरह के स्टेटमेंट देके अपनी पार्टी में दे रहे हैं, अपोजिशन को दे रहे हैं, या जैसा अभी ब्रजेश शुक्ला जी कह रहे थे कि जनता में भी मैसेज दे रहे हैं? ब्रजेश जी, स्वाभाविक है कि वो पब्लिक को एड्रेस करते हैं तो सार्वजनिक बात जाती है, लाखों लोगों में जाती है। तो उन्होंने जो अपनी एक छवि बनाई है कि वो एक साफ मुख्यमंत्री हैं, उसके तहत वो कई बार स्वयं से इस बात को महसूस करते होंगे कि नैतिकता के आधार पर ये बातें बोली जाएं। लेकिन भाजपा की सियासत में इधर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। योगी जी जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा हैरान लोग केशव मौर्य से हैं जो योगी की तारीफ कर रहे हैं। दोनों अलग अलग दिशा से अचानक से ऐसे बयान आ रहे हैं कि बीजेपी वाले भी हैरत में हैं। तो ये भी एक पर वो आरएसएस वाले अरुण कुमार जब से वापस गए हैं फिर केशव जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जब तक वो थे 2 स्टेटमेंट आए थे बैक टू बैक, उसके बाद कोई बयान नहीं है। अभी देखिए फिर कोई मेला लगेगा, कोई मंच सजेगा तो हो सकता है। अभी हृदय परिवर्तन, अभी तो मुरीद हुए हैं नए, अभी हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? वैसे योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में भाजपा में शीर्ष स्तर के नेताओं में अपनी जगह बना चुके हैं। यूपी के बाहर उनकी लोकप्रियता इससे ज़्यादा भी है। तो स्वाभाविक है कि उनको चुनौतियां बड़ी मिल रही होंगी। इतना आसान नहीं है कि कोई आदमी सरपट किसी राह पे दौड़ता जाए और उसके राह में कोई रोड़ा ना आए। एग्जैक्टली। लेकिन ब्रजेश जी, उदार और आक्रामक की जब बात आती है तो वहां पर योगी आक्रामक हैं और उनकी आलोचना करने का एक बड़ा कारण भाजपा में और भाजपा के बाहर भी ये है कि वो हर चीज़ का जवाब बुलडोजर से देते हैं और जब वो फैसले ले लेते हैं तो फिर नीचे उनको कोई समझा नहीं पाता। उन तक अपनी बात को कैसे पहुंचाया जाए, उनको अपनी समस्या कैसे बताई जाए, वो अपनी बात को कैसे दोबारा से पलटे, ये सब चीज़ें बड़ी कठिन हैं। भाजपा की सरकार में ये लोगों को बात समझ में आ चुकी है, लेकिन भाजपा में शीर्ष पे बैठे हुए लोगों को भी ये देखना होगा जी। अब एक बात बहुत आती है ब्रजेश जी कि ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरवादी है, योगी ठाकुरवाद करते हैं। देखिए, जो लोग सियासत में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, आप अखिलेश यादव को कह दीजिए कि वो जातिवाद करते हैं तो ये भी झूठ होगा। योगी को कह दीजिए वो जातिवाद करते हैं तो ये भी संभव नहीं है जी, क्योंकि इनको हर जात के लोगों का वोट लेना है। किसी एक जात का ठप्पा लगाकर ना तो योगी आगे बढ़ सकते हैं ना अखिलेश यादव आगे जा सकते हैं।
और ये वजह है कि जब तक हर जाति सपोर्ट नहीं करती है तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। 80% तक तो निष्पक्ष दिखना पड़ेगा। 20% चोरी छुपे अपनी जात के लिए कुछ कर लो तो वो तो वही वाली बात होगी जैसे अधिकारियों से ये बड़ी तकलीफ में है ना अपने भाई सुरेंद्र जी, इनकी तकलीफ का मतलब दवाई चाहिए। ब्रजेश जी, प्रयागराज में अतीक अहमद मामला हो चुका है, मुख्तार अंसारी का प्रस्थान हो चुका है, बहुत सारे मामले हुए, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। ये सब योगी ने अपने कार्यकाल में किए हैं चीज़ें। अब उनको राष्ट्र की ओर अगर आगे देखना है, पार्टी उनको कहीं ले जाना चाहती है तो ये उनके अपना आंतरिक मामला है। लेकिन कोई नेता जो प्रदेश का मुखिया है उसको जातिवादी नहीं कहा जा सकता है। जातिवादी अगर होगा तो फिर उसको स्वीकारता उसकी सर्व समाज में नहीं हो सकती है, वो मास लीडर कभी नहीं बन पाएगा। वैसे लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार कहा था कि जो लोग शासन करते हैं उनको यह अवश्य देखना चाहिए कि शासन की नीति को लेकर जनता के बीच कैसी प्रतिक्रिया है, क्योंकि इस लोकतंत्र में अंततः जनता ही निर्णायक है। तो ये बात सब पर लागू होती है। और कंक्लूड करिए। आज कुमार विश्वास का एक बहुत शानदार शेर है, सुनिएगा इस पर कि राजवंश रूठे तो राजमुकुट टूटे तो सीतापति राघव से राजमहल छूटे तो आशा मत हार पार सागर के एक बार पत्थर में प्राण फूंक सेतु फिर बनाना है। और पतझड़ का मतलब है कि बसंत फिर आना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, ऐसी कौन सी विचारधारा का सम्मेलन आपने कर डाला कि हमारे दोस्त सुरेंद्र राजपूत जी इतना सिंपैथाइज हो गए योगी जी के लिए? और क्या आपकी पार्टी के भीतर कुछ इंटरनल ट्रबल चल रहा है जिसका जिक्र अभी खान साहब ने भी किया और सुनील जी ने भी किया, ऐसा है? देखिए, मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। शीर्ष पर देश में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, बच्चा बच्चा कहता है पार्टी का कि ये जरूरी है। और पार्टी के बाहर भी मैं कहता हूँ हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सीटें कम आई हैं, जनता का आदेश है, जनता जनार्दन है। हम ये भी नहीं कहते कि कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनमें लोगों को बहका दिया। जनता ने अपनी सोच से वोट डाला और हमारे जो खिलाफ वोट पड़ा उनके बीच में भी हम जा रहे हैं, स्वयं योगी जी जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। जनता की समझ में आएगा, चुनाव में वो बात रखी जाएगी। पर जहां तक योगी के बारे में ये विषय फैलाना मुझे लगता है एकदम गलत है कि सत्ता दिल्ली की नहीं चाहती, योगी जी चिपके हुए, या योगी जी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, दिल्ली छोड़, वो एकदम सर्वथा मिथ्या है। इसमें कहीं कुछ नहीं है। मीडिया में कहानियां चलनी चाहिए, विपक्ष में कहानियां चलनी चाहिए। इन कहानियों के भी कई निहितार्थ होते हैं और कभी कभी हमारे पार्टी के लोग भी इन्हीं कहानी को सुनकर कहीं कहीं बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कतई कुछ नहीं है। और जहां तक अभी हमारे मित्र कह रहे थे सुरेंद्र जी कि पार्टी में, आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। जो छोड़ कर गया था उसका हश्र भी सबके सामने है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई डिवीजन कभी होगा। ये विचार की पार्टी है, परिवार की पार्टी नहीं है, इसलिए यहां कोई डिवीजन कभी नहीं होगा। रही योगी आदित्यनाथ की बात, अभी आदरणीय वीरेंद्र जी कह रहे थे कि उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में आप भले ही कुछ आके, लेकिन मैं अभी दतिया दर्शन करने गया था, हर दुकान पे प्रोपराइटर के बोर्ड का नाम लिखा था। तो हमने पूछा भाई हमारे यूपी में तो रोक लग गई, तो उसने कहा महाराज ने कहा है पूरे देश में हम अपना लगाएंगे, जिनको नहीं लिखना है ना लिखें, हमको आदेश है। महाराज ने कहा, हमका यहाँ तो राजा राम सरकार में भैया मध्य प्रदेश लगता है, उत्तर प्रदेश नहीं लगता। दतिया में मध्य प्रदेश लगता है, उत्तर प्रदेश नहीं। उसने कहा महाराज ने कहा है हम लोग लगाएं, क्या जरूरत है? इनको नहीं समझ में आया सुनील साजन जी में है भी कि आप अपना नाम लिखे। तो आपने जो बात मध्य प्रदेश जाके महसूस कर ली, ये लोग फील ही नहीं करते इस बात को। समस्या तो ये लोग है ना, ये आपने मध्य प्रदेश जाके ये बात महसूस कर ली और इनको यूपी में नहीं समझ में आ रही बात। ब्रजेश जी, ये जो आपने आज, ये ब्रजेश जी आज आपने जो डिबेट का विषय रखा
और सब इतने उत्साहित हैं इस विषय में, तो ये महसूस करते हैं कि योगी की उपयोगिता है, योगी लोकप्रिय है। किसी तरह से ये विषय चले कि योगी, और मुझे लगता है जब ये विषय चलेगा कि योगी हटा दिए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में 300 का भी आंकड़ा, 350 का आंकड़ा पार कर जाएगी। योगी जी इस समय प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और देश में कहा जाए तो देश के 3-4 बड़े नेताओं में लोग उस श्रेणी में आते हैं और योगी जी की लोकप्रियता को कोई भी सीमा रोक नहीं सकती। दिन दूनी रात चौगनी बढ़नी ही बढ़नी है। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि मोहन यादव से ज्यादा प्रभाव दतिया या मध्य प्रदेश की तरफ योगी जी का है? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पे है। मैं और लोगों को ग्रेडिंग नहीं देना चाहता क्योंकि ये मेरी सीमा के बाहर का मामला है, पर योगी जी की जो लोकप्रियता है वो तमाम सर आपने तो सीमा के पार खेल ही दिया है। मैगजीन है, खेल तो दिया आपने सर, आप खेल तो दिया है आपने, सीमा पार बाउंड्री पार तो कर दी गई। मैंने तो कहा ही कि भाई वो देश के 3-4 सबसे लोकप्रिय ने, करेक्ट, मोदी जी के साथ जो 3-4 सर्वाधिक लोकप्रिय नेता उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम यही बात सुनील साजन समझ नहीं पा रहे हैं ना। ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री ये बार बार मोहन यादव को लेकर डिफेंसिव हो जाते हैं। अभी क्लैरिटी हो गई कि नहीं आपको सुनील जी? जी क्लैरिटी हो गई। मुझे लगता है कई बातें साफ हो गई हैं और बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता ने आज ये भी साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के कम और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रवक्ता ज़्यादा हैं। मैं केवल एक बात कहूँगा, अभी आदरणीय खान साहब ने एक बात नहीं गलत है, मुझे इस पे आपत्ति है। अरे बोल लीजिएगा, मुझे इस पे आपत्ति है। तो आदरणीय खान साहब ने कहा कि भगवान राम 34 वर्ष से उस सर नोट कर लिया। अब आप इनको बोलने दे सुनील जी को। से भारतीय जनता देखिए वाजपेयी जी आप ऐसे नहीं करते थे सर, आज क्या हो गया? सुन लीजिए हाँ सुनील जी कंटिन्यू। अगर भगवान राम ने अपने पिता की बात मान करके 14 साल के लिए वनवास चले गए तो योगी जी अपने पितामह की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? सवाल एक। और अभी हीरो वाजपेयी जी ने ही कहा कि अगर ये बात कोई कहेगा कि योगी जी को हटा, योगी जी को हम लोग नहीं हटा रहे हैं। हमको जब हटाना होगा तो हम सब लोग 27 में हटाएंगे, जनता 27 में हटाएगी। अभी तो आपके पितामह हटा रहे हैं। एक अच्छा, मैं आपके कार्यक्रम में ब्रजेश जी बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हश्र वही होगा जो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का हुआ था, बाबूजी का हुआ था। वो भी बहुत लोकप्रिय थे, उनकी भी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश से बाहर थी, स्वीकार्यता भी बाहर थी। अब ये तो बीजेपी तय करे, वो पीडीए के नेता थे इसलिए उनके साथ हश्र हो गया और योगी जी पीडीए के नहीं हैं इसलिए बच जाएंगे, ये तो बीजेपी तय करेगी। आप लड़के हराओ ना, डेमोक्रेटली हराओ उनको। आप ये क्यों हम नहीं हटा रहे, बीजेपी हटा, हम नहीं हटा रहे हैं, हम नहीं हटा रहे हैं, हम तो 27 में हटाएंगे। एक बात और निकल के आई, ब्रजेश जी ने भी कहा और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा प्रचार करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल, आपकी डिबेट, आपका कार्यक्रम गांव-गांव ऐसे गांव में सुना जाता है जहां सरकार की योजना भले न पहुंच पाए लेकिन भारत समाचार पहुंचा है। मैं एक बात कह रहा हूं, हम मान लेते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन वो एक ऐसी सरकार के मुख्यमंत्री हैं जो सरकार सबसे भ्रष्ट है। बिना पैसा दिए लेखपाल, तहसीलदार, कानून गो, एसडीएम, एडीएम, डीएम, या आप कह लीजिए दूसरा पक्ष कि होमगार्ड, सिपाही, एसआई, दरोगा, सीओ, एडिशनल, कप्तान, अगर आपका एक काम बिना पैसे के उत्तर प्रदेश में हो जाए, और हम कह रहे हैं हम तो विपक्ष में, हमारा ना हो, इन भाजपाइयों का हो जाए, इनका भी नहीं हो रहा है, ये भी पैसा देकर काम करा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? सच बात कह रहे हैं, ये झूठे राष्ट्रवादी बने हैं। राकेश त्रिपाठी क्या हुआ? अरे कैसी बात कर रहे हो? एक नाम है, एक नाम है भाई। हम लोग तो गांव में घूमते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, चुपचाप कहते हैं कि वो पैसा पड़ गया 143 कराने का, परमिशन कराने का पड़ गया, आय और जात प्रमाण पत्र बनाने का पड़ गया, लेखपाल मान नहीं रहा है। अरे भाई, ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री का क्या फायदा जो पूरी सरकार ही बेईमान हो। भाई आप अगर ईमानदार हैं, हमको ईमानदारी का अगर फायदा मिल रहा है तब ईमानदार हम आपको मानेंगे ना।
एक आदमी को ईमानदारी का फायदा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, हम हीरो वाजपेयी जी के अगर प्रभाव में आए तो ये कह सकते हैं कि योगी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने का, और अमित शाह जी लगातार देश में घूम रहे हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने आप तो रहें। केजरीवाल वाला स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, आपका क्या मत है कि इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं तो कोई विद इन पार्टी कन्फ्लिक्ट है, या फिर अब वो आप लोगों से दो हाथ करने के लिए चीफ मिनिस्टर तैयार हैं? आइए मुकाबला करिए। भाई दो हाथ करने के लिए तो चीफ मिनिस्टर पिछले 7 साल से मुकाबला कर रहे हैं। ऐसी आइए कौन सी मैदान नई में। चीज है? इन्होंने कहा ना कि रद्द अमल की बात भी हद्दे अमल में रह गई, और उसने कहा कि मैं चला और मोदी जी ने कहा जाइए। सच बात यह है आज की डेट में कि हम तो प्रतिपक्ष के रूप में उनसे दो हाथ हमेशा कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। नई चीज तो कोई हुई नहीं। नई चीज तो ये हुई है कि उत्तर प्रदेश में 33 सीट रह गई और वो मोदी गारंटी में रह गई, और मोदी के लोग ये कह रहे हैं, शाह जी के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो योगी गारंटी थी। हम कहते हैं भाई मध्य प्रदेश में 29 सीट जीते थे तब मोदी गारंटी, यहाँ पर योगी जी का आप काहे को करते हो? एक बात। दूसरी बात, अभी जो हीरो वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी कही, कहने लगे भारतीय जनता पार्टी में कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। हीरो वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी तो एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें वर्टिकल डिवीजन होता ही नहीं है, तो पूरी की पूरी पार्टी विलय हो जाती है। सत्ता को प्राप्त करने के लिए जनसंघ का जनता पार्टी में पूरा विलय हो गया था। ये तो बात अपने आप में सच है ना। आप इतने सत्ता लोलुप को 20 सेकंड बचे, आप प्लीज पार्टी में नहीं विलय खत्म करते। करें। तो और तीसरी बात, योगी जी की आपने स्थिति क्या कर दी अमित शाह जी ने? सर थोड़ा ऐसा नहीं करते हैं। सर, आप समय नहीं बेईमानी सर, करते हैं ना। डिबेट ओवर हो गई। रुकिए। आप कहते हो 403 विधानसभाओं के मुख्यमंत्री को कटहरी का और मिल्कीपुर का मुख्यमंत्री बना दिया है आपने। 2 विधान। अगर ये दोनों विधानसभा हार गए तो योगी जी गए, 8 हार गए तो योगी जी गए, 10 हार गए तो योगी जी गए, 10 में से 5 हार गए तो योगी आप जी गए। कितनी सिंपैथी तो क्यों है हमारा सर? बड़ा स्पष्ट मानना कितनी है। सिंपैथी क्यों है वो आपकी? हमारी सिंपैथी बिल्कुल कतई नहीं है। ऐसी मोहब्बत- हम तो एक चीज जानते हैं कि खान साहब, आदरणीय योगी जी धन्यवाद वो सर। बहुत स्पष्ट रूप से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी गुजराती लाबी ने फंसा लिया। ऑलराइट, खान साहब, आपको लगता है कि ये विद इन पार्टी कोई कंफ्लिक्ट है, या फिर वो एक स्पष्ट संदेश है अपोजिशन को, आओ और लड़ो, मुकाबला करो, समाज बांटने नहीं देंगे? नहीं, देखिए मिश्रा जी, ये अभी हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे, दतिया में लोगों ने प्रोपराइटर लगाया योगी नाम, जी कहने पे। हाँ, योगी कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो क्या योगी जी सुप्रीम कोर्ट वो प्रभाव बता रहे हैं कि वहां मोहन यादव से नहीं, ज्यादा आप नहीं, ये तो नहीं माना जा सकता ना, प्रभाव था कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में है, ओके, हाई कोर्ट का आदेश थोड़ी पर है। उन्होंने कहा ना महाराज ने कह दिया तो अरे लगाना। महाराज ने कह दिया तो क्या, इसीलिए तो कह रहा हूं, महाराज कानून को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, ये कह रहा हूं मैं। अगर संविधान को, कानून को मानते तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानते कि आप जात बिरादरी का खाना मत खींचो, आप इंसानियत की बात करो। जी, इंसानियत की बात नहीं हो रही है। आप हरिश्चंद्र, महाराजा हरिश्चंद्र की बात करिए, ऐसे ईमानदार बनिए आप। तो ये एक राजनीतिक बयान है मुख्यमंत्री का? बिल्कुल राजनीतिक बयान है। एक बात सुन लीजिए, मान अगर मुख्यमंत्री जी बड़े ईमानदार हैं तो राजा हरिश्चंद्र जी के तरह से बनिए, जिनको अपने बेटे को कफन के लिए अपनी पत्नी से पैसा मांगना पड़ा। आज तो आप जाकर देखिए गोरखपुर में मठ में रसमलाई बट रही है। अरे तो आपको क्या अरे तकलीफ कमाल है, आप कहा कमाल है। क्या कहाँ- कैसे पता रसमलाई बट रही है? हम जान रहे हैं, इसका हम तो- मतलब सेवन की है। हाँ, अच्छा मान लीजिए हम सेवन किए हैं तो वो ब्रजेश जी को कोई लाया जाए। बुरी बात धन्यवाद में थोड़ी जा ब्रजेश रहे हैं। जी, ये बयान सिर्फ एक बयान माने या फिर एक संदेश माने? ये ब्रजेश जी संदेश है, ये मतदाताओं के लिए संदेश है, आम लोगों के लिए संदेश है, पार्टी नेतृत्व के लिए भी संदेश है जी, और विपक्ष के लिए भी संदेश है। एक तीर से मैंने पहले बताया था 3 निशाने साधने की कोशिश की गई है, उसके अपने अपने मकसद की। और योगी जो है, क्योंकि योगी को अब पूरी तरह से कह दिया गया है कि वो बेहतर ढंग से काम करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय लोकसभा चुनाव परिणाम आए हैं जब अभी 2.5 साल बचे हुए थे चुनाव के, जी, तो वो जो 2.5 साल बचे हैं इसमें इसी तरह की तमाम चीजें होंगी। योगी को पूरा मौका है कि वो अपने लिए पूरी तरह बेहतर फील्ड सजाए, इस बार किसी कमी ना हो। और विपक्ष के सामने पूरा मौका है कि वो जो उसे जनादेश मिला है उसका पूरा फायदा उठाए।
अब देखने वाला होगा कि इस तरह के बयान भी आते रहेंगे, इस तरह की राजनीतिक लड़ाइयां भी होती रहेंगी, लेकिन लड़ाई रोचक होगी। इस जो लोकसभा की चुनावी लड़ाई है उसको अंतिम न मानकर आप समझिए बहुत बहुत धन्यवाद बढ़ेगी और बड़ी जोरदार ढंग से लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।